ओके, नाउ आर ब्रांच के लिए मैंने आपको बता दिया था, मैंने यहाँ लिख दिया है कि जो डेल्टा जे -1 होगा वो पी ब्रांच के लिए होगा, डेल्टा जे +1 होगा जो वो हो आर ब्रांच। अब डेल्टा जे +1 यानी लोअर लेवल से जब वो अपर लेवल में जाएगा तो उसका जे वैल्यू +1 से बढ़ जानी चाहिए, इंक्रीज हो जानी चाहिए। तो इंक्रीज होने का मतलब है कि ये जो जे प्राइम है वो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जे डबल प्राइम +1, क्योंकि हमने ये डबल प्राइम वाला लोअर लेवल में रखा है और ये हायर लेवल में रखा है। तो जब वो हायर लेवल में जाएगा तो लोअर वाले नंबर से एक ज़्यादा होना चाहिए, यानी 0 से 1 में जा सकता है, 1 से 2 में जा सकता है, 2 से 3 में जा सकता है, 3 से 4 में जा सकता है, बट एक नंबर इंक्रीज होके जाएगा। ठीक है, सो हेंस वेव नंबर फॉर आर ब्रांच। तो आर ब्रांच के लिए अपन को क्या करना है, आर ब्रांच के लिए देखो ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, अब आपको पास यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करनी है, जहाँ पर आपके पास जे प्राइम है उसकी जगह क्या रखोगे, जे डबल प्राइम +1। तो इस फॉर्मूले में जे प्राइम की जगह मैं रखूंगी जे डबल प्राइम +1, जे डबल प्राइम +1, और ये तो ऑलरेडी डबल प्राइम में तो इसको टच नहीं करना है। तो रखोगे वैल्यू, आपके पास आ जाएगा, ये सॉल्व करोगे आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, जे डबल प्राइम लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर और जे प्राइम हायर रोटेशनल क्वांटम नंबर। अब जे डबल प्राइम की वैल्यू हम 0, 1, 2 रखते जाते हैं तो हमें लाइनें मिलती जाती है। तो सबसे पहली लाइन हमें मिलेगी जब जे डबल प्राइम = 0 रखेंगे। अब इंपॉर्टेंट है समझना, जे डबल प्राइम 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर 0 रखा है, जे डबल प्राइम 0 रखोगे यानी लोअर क्वांटम नंबर आपका कौन सा होगा, 0, और वहाँ से जिसमें जो ट्रांजिशन होगा वो फाइनल क्वांटम नंबर आपका क्या हो जाएगा, 0 + 1 यानी 1 हो जाएगा। यानी ये जो लाइन मिलेगी इसके करस्पॉन्डिंग वो कहाँ से शुरू होगी, 0 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, 1 तक जाएगी। इसके करस्पॉन्डिंग लाइन कहाँ से शुरू होगी, 1 से 2 तक। ये कहाँ से जाएगा, 2 से 3 तक। तो ये वो नंबर है जहाँ से लाइन शुरू करनी है और एक बढ़ाते चलना है। तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। तो लाइनें देखो, ये 0 से शुरू हो रही है। ठीक है, 0 से 1, जे = 1। ठीक है, ये मत कर देना कि इसी से शुरू करके इसी में रख दिया, नो, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन तो कंपलसरी है। तो v = 0 से लाइन शुरू होगी और v = 1 में जाएगी। उसके बाद हमने r पे कंडीशंस देखी है। तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो ये आपको लाइनें मिल गई। अब ये लाइनें मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, R0, R1, R2, R4। सो दिस इज कॉल्ड आर ब्रांच। ठीक है, पी ब्रांच में क्या करेंगे, पहले इसके बाद में ये थोड़ी बातें बता देती हूँ। पहले पी ब्रांच देख लेते हैं एक बार। पी ब्रांच था डेल्टा जे की वैल्यू -1 होनी चाहिए, यानी जे प्राइम की जो हायर क्वांटम नंबर है वो आपके पास हायर नहीं बल्कि कम हो जाएगा, यानी 1 से डिक्रीज हो जाना है। यानी कि 1 से 0 जा सकता है, 2 से 1 में जा सकता है, 3 से 2 में डिक्रीज होना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में फॉर्मूले में क्या रखोगे आप, जे प्राइम की वैल्यू जे डबल प्राइम में से माइनस हो जाएगी। तो माइनस हो जाएगी तो आपके पास ये एक फॉर्मूले में वैल्यू रख देना। रखने के बाद आपको फॉर्मूला मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 5 से। ठीक है, इस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर लोअर और हायर का मतलब समझना। लोअर, आप ये सोच रहे होंगे कि जब जे प्राइम की वैल्यू यहाँ पर जे डबल प्राइम से कम आई है तो फिर इसको लोअर और इसको हायर क्यों बोला। इस लोअर का मतलब हमेशा ये होगा कि ये लोअर वाले वाइब्रेशनल के करस्पॉन्डिंग है, और जे प्राइम हायर का मतलब है ये हायर वाले के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, इनकी आपस में वैल्यूज़ कम ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमेशा लोअर ही रहेगा और ये हमेशा हायर रहेगा। तो जे डबल प्राइम हमेशा लोअर क्वांटम नंबर ही है और जे प्राइम हमेशा क्या है, हायर क्वांटम नंबर है। तो अब आपको देखो, जे डबल प्राइम 0 के करस्पॉन्डिंग कोई ट्रांजिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 0 शुरू कर देते हो तो यहाँ पर 0 रखने से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, जे प्राइम की -1। और जे प्राइम में क्या -1 लेवल है ही नहीं, शुरुआती कहाँ से हो रही है, 0 से। तो आपको जे प्राइम की सबसे छोटी वैल्यू क्या मिल सकती है, 0। तो जे प्राइम की आपको सबसे छोटी वैल्यू क्या मिल सकती है, वो 0, और वो आपको कहाँ पर मिलेगी, जब जे डबल प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो पहली लाइन आपको जो है वो 1 के करस्पॉन्डिंग मिलेगी। तो इसमें आपके पास देखो जे प्राइम नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज जे प्राइम -1 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब जे डबल प्राइम 1 इस बार डिक्रीज करते जाना है, यानी 1 से 0, 2 से 1, 3 से 2। तो देखो, ये देखो शुरू कहाँ से हो रही है, 1 से शुरू हो रही है। ठीक है, ये 0 से शुरू हुई थी, ये 1 से शुरू हो रही है, ये 1 से शुरू होगी और 0 तक जाएगी, 2 से शुरू होगी 1 तक, 3 से शुरू होगी 2 तक, 4 से शुरू होगी 3 तक, और 5 से शुरू होगी 4 तक। ठीक है, तो ये इस तरह से लाइनें मिलेगी P1, P2, P3। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने स्पेसिंग कैसे बनाई हुई है, न्यू नोट बार वाली सेंटर वाली लाइन तो मिसिंग है। ठीक है, इस ब्रांच को वो क्यू ब्रांच बोलते हैं जो कि हमें नहीं मिली है। ये पी ब्रांच है और ये आर ब्रांच है। अगर आर ब्रांच में देखो तो ये जो लाइनें मिल रही है तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस हाईएस्ट है
उसके बाद इसकी स्पेसिंग कम हुई है, फिर स्पेसिंग और कम हुई है, फिर स्पेसिंग और कम हुई है और फिर स्पेसिंग और, यानी आर ब्रांच में तो स्पेसिंग क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और पी ब्रांच में क्या हो रही है, स्पेसिंग देखो बढ़ती जा रही है। स्पेसिंग कम थी, ज़्यादा हुई, फिर और ज़्यादा हुई, फिर और ज़्यादा हुई, ये स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। तो ये लाइनें भी आपको दूर दूर बनानी है और ये लाइनें आपको पास होती भी बनानी है, इनके बीच की डिस्टेंस मैटर करती है। अब ये रीज़न कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन शायद आया हुआ है आपके पास कि इनकी स्पेसिंग जो है उसका मतलब क्या है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहती हूँ, ये वाला फॉर्मूला देखिए आर ब्रांच का, ठीक है। आर ब्रांच का वेव नंबर जो है वो इस तरह से, अब ये आपको मैंने उस टाइम आपको बता दिया था कि बी वी प्राइम की वैल्यू बी वी डबल प्राइम से कम है, पिछले टॉपिक में देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू कम है। इसका क्या मतलब है, द लास्ट टर्म इन इक्वेशन 4 इज ऑलवेज नेगेटिव। इक्वेशन 4 के अंदर जो लास्ट टर्म है, क्योंकि ये नंबर छोटा है और ये बड़ा है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। इसकी बात करते हैं, ये इससे छोटा जरूर होता है बट ये वैल्यू 3 गुना कर दो तो 3 गुना मिलके ये इससे ज़्यादा हो जाती है, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। और ये तो खैर इनका डिफरेंस अपन लेंगे, ये तो न्यू नोट से कितना शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि न्यू नोट आपकी क्या है, सेंटर पे ले रहे हो आप, तो ये तो उसके करस्पॉन्डिंग। तो इन 3 टर्म के अंदर आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट टर्म विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, सेकेंड टर्म विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, बट थर्ड टर्म विल बी नेगेटिव। तो ये है आर ब्रांच वाले केस में। अब मैं साइड में एक जगह ये चीज़ें लिख लेती हूँ, तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है न्यू नोट प्लस, सपोज करो ये एक क्वांटिटी है मेरी विच इज़ पॉजिटिव, ठीक है, ये बी दूसरी क्वांटिटी है, ये भी मुझे क्या मिल रही है, पॉजिटिव, और यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, सी, जो कि मुझे क्या मिल रही है, ये कर लेते हैं अपन ना, ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो हुई आर ब्रांच की बात। इसी तरह से एक बार मैं पी की लिख लेती हूँ। तो पी ब्रांच में देखिए आपको क्या मिल रहा है, ये, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू कोई भी छोटा हो कोई भी बड़ा हो, बट दोनों वैल्यूज हमेशा हमें क्या मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। तो ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म पॉजिटिव है बट यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस। तो पी ब्रांच के लिए ये तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हो गई और आपको माइनस का ए ये मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये टर्म आपको मिल रहा है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टर्म आपके पास छोटा था और ये टर्म आपके पास बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, दिस वैल्यू इज नेगेटिव। तो यहाँ पे प्लस साइन है बट ये वैल्यू नेगेटिव होगी, तो मैं इसको क्या कर लेती हूँ, माइनस साइन के साथ में लिख लेती हूँ। तो माइनस समथिंग भी, ठीक है, कोई भी वैल्यू। मैंने ए बी सी ऐसे ही लिया है बस टर्म्स के हिसाब से, ऊपर 3 टर्म मिली थी, नीचे 2 ही टर्म मिली है, तो ऐसे करके। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर ब्रांच देखो, इसके साथ यहाँ पर आर ब्रांच के अंदर जो लास्ट का टर्म है उसके साथ कोफिशिएंट जे और जे डबल प्राइम का स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसके साथ है जे डबल प्राइम, इसके साथ है जे डबल प्राइम का स्क्वायर, और यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें बी और सी है हमारे पास, बेसिकली बी, ए हमारे पास नहीं है इसमें, और सी, ठीक है। इसके साथ है जे डबल प्राइम और इसके साथ है जे डबल प्राइम का स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले आर ब्रांच को समझते हैं। फर्स्ट चीज़ इज़ कि एक जो वैल्यू है सेंटर वाली, उसके अंदर प्लस प्लस और आपके पास ये वैल्यू जो होती है, एनीवेज मैं बता देती हूँ, ये जो वैल्यूज़ आती है वो हमेशा राइट साइड में कोई चीज़ ऐड हो रही है, ठीक है, बताऊँगी मैं अभी। एक बार इमेजिन कर लीजिए कि सपोज़ आपके पास ये जो वैल्यू है आर ब्रांच के लिए अगर मैं लूँ, तो न्यू नोट बार प्लस ए प्लस बी जे प्राइम प्लस, मान लीजिए यहाँ माइनस नहीं होता और प्लस होता तो क्या होता। सबसे पहले न्यू नोट के अंदर कोई चीज़ें ऐड हो रही है, तो आर ब्रांच हमेशा बनेगी किस साइड, न्यू नोट के राइट साइड में, क्योंकि न्यू नोट के अंदर वैल्यूज़ ऐड हो रही है, और ऐड होती है सेंटर से, जब वैल्यू ऐड होती है तो हमेशा राइट में चलते हैं अपन, और माइनस होती है तो लेफ्ट में चलना है। तो क्योंकि वैल्यूज़ आपके पास क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो चलना आपको किधर है, राइट साइड में चलना है। तो आर ब्रांच हमेशा आपको क्या मिल रही है, राइट साइड में मिल रही है। नाउ जैसे जैसे यहाँ पर जे डबल प्राइम पे डिपेंड कर रहा है, तो जे डबल प्राइम की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, जे डबल प्राइम की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, तो ये जो वैल्यू है जो इसके अंदर ऐड हो रही है, ये वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जे डबल प्राइम की वैल्यू अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और ये टर्म आपको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वी माइनस वी नोट की वैल्यू, और वी आर माइनस वी नोट की वैल्यू होती है शिफ्ट, दो लाइनों के बीच की क्या होगी, शिफ्ट, क्योंकि वी आर माइनस वी नोट, वी आर माइनस वी नोट, ये दो वैल्यूज़ के बीच की शिफ्ट होगी, जो कि जे डबल प्राइम बढ़ने से बढ़ती जाएगी। लेकिन ये कब था, जब यहाँ पर प्लस साइन था। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन होने से क्या होगा, अगर हम जे प्राइम बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू तो बढ़ेगी, यानी शिफ्ट बढ़ने की कोशिश कर रही है, बट ये माइनस जो वाला टर्म है ये क्या कर देगा, उस शिफ्ट की वैल्यू को
कम करने की कोशिश करेगा। इस वजह से जो शिफ्ट है वो आगे से आगे क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और कैसे कैसे घटती जा रही है, जैसे जैसे जे डबल प्राइम बढ़ता जाएगा। अब आप देखो जे डबल प्राइम यहाँ पर 0 था, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो जैसे जैसे जे डबल प्राइम इंक्रीज होता जा रहा है, जो स्पेसिंग है उनके बीच की वो क्या होती जाती है, कम होती जा रही है ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन। इस माइनस साइन की वजह से वो शिफ्ट स्पेसिंग जो है वो क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। ठीक है, पी ब्रांच में हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये भी माइनस साइन के साथ में है, ये भी माइनस के साथ में। तो सबसे पहले तो न्यू नोड में से कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, इसलिए लाइनें कहाँ बनेगी, लेफ्ट साइड में बनेगी। और उसके बाद जैसे जैसे आप जे प्राइम को बढ़ाओगे, ये जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, क्योंकि माइनस साइन के साथ में कुछ वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो लेफ्ट साइड में जो स्पेसिंग है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बढ़ती क्यों जाएगी, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है स्पेसिंग का वो देखिए आप जे प्राइम और यहाँ पर इसमें से ज़्यादा जितना जे प्राइम बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू आपको माइनस करनी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू आपको माइनस करनी पड़ेगी। और यहाँ पर ये साइन क्या कर रहा था कि अगर ये प्लस होता तो उतनी बड़ी वैल्यू हम ऐड करते, बट ये उस वैल्यू को बढ़ने नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। तो ये यहाँ तो यही रीज़न है कि आर की स्पेसिंग घटती जाती है और पी की स्पेसिंग बढ़ती जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर यही लिखा है, नाउ इफ़ वी नेग्लेक्ट द इंटरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन रोटेशन, अगर हम इनको इंटरेक्शन को रिजेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, इसका मतलब रोटेशनल कांस्टेंट अभी भी कांस्टेंट ही है, तो उसकी जगह आर ब्रांच में वैल्यू पुट करके देख लेना, ये वाली कंडीशन आपको ये फॉर्मूला मिलेगा और पी ब्रांच में आपको ये मिलेगा। इस कंडीशन में स्क्वायर वाले टर्म हट चुके हैं, और जब स्क्वायर वाले टर्म हट जाते हैं तो अगर आप किन्हीं दो वैल्यूज़ रख के जे प्राइम की 0 वैल्यू रख लेना, 1 रख लेना, 2 रख लेना, 3 रख लेना, सबके करस्पॉन्डिंग आप शिफ्ट निकालना, वो शिफ्ट आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जे प्राइम इक्वल टू 0, आप यहाँ पर जे डबल प्राइम की वैल्यू 0, 1, 2, 3 सब रखोगे, फिर 1 में से 0 वाले को माइनस करोगे, 2 में से 1 वाले को माइनस करोगे, 3 में से 2 वाले को -1 करोगे, तो आपको ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट मिलेगी, ये भी कांस्टेंट मिलेगी। ठीक है, इंटरेक्शन अवॉइड करने से हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट स्पेसिंग वाली लाइनें मिलती है। इक्वेशन 4 और 5 कैन बी रिटन बाय सिंगल इक्वेशन, ये सिंगल इक्वेशन अगर रख दी जाए और यहाँ पर अगर m की वैल्यू जे डबल प्राइम प्लस 1 रखोगे तो यहाँ जे डबल प्राइम प्लस 1 रख के देख लेना, आपको मिलेगी आर ब्रांच वाली इक्वेशन, ये आप खुद करके देख लेना। ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू माइनस जे डबल प्राइम रखोगे तो आपको ये पी ब्रांच का जो फॉर्मूला था वो मिल जाएगा, ये आप रख के देख लेना। द डिफरेंस दिस, ये जो वैल्यू में डिफरेंस होता है, इट इज़ एक्चुअली वेरी स्मॉल, हैंस द कर्व ऑफ इक्वेशन 6 इज़ ओनली वेरी स्लाइटली डेविएट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है ये वैल्यू जो होती है ना, ये वैल्यू यहाँ पर स्क्वायर वाला टर्म है, हम जानते हैं स्क्वायर का मतलब पैराबोला होता है। सपोज ये y को रिप्रेजेंट करता है और ये टर्म x को, m के साथ वेरिएशन अगर अपन देखें तो y इक्वल टू mx। ठीक है, अगर ये टर्म ना होता तो y इक्वल टू क्या होता, mx, तो y इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन होती है। और ये टर्म स्क्वायर वाला जो है वो उसको पैराबोलिक करने की कोशिश करता है, यानी स्ट्रेट लाइन से मोड़ने की कोशिश में करता है, बट ये वैल्यू क्योंकि बहुत छोटी होती है इसलिए ज़्यादा पैराबोलिक वो नहीं कर पाता है, तो इसकी जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो बस हल्का सा इस तरह से थोड़ा सा मुड़ जाता है। ठीक है, हल्का सा मुड़ जाता है। दिस इज़ वाई द वाइब्रेशन रोटेशन बैंड्स शो अ वेरी पुअर टेंडेंसी ऑफ हेड फॉर्मेशन। इसका मैं समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। देखो, दिस टर्म इज ऑलवेज नेगेटिव दो स्मॉल, हैंस इक्वेशन 6 शोज दैट द लाइन स्पेसिंग डिक्रीजेज एज m टेक्स ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव वैल्यूज। m की वैल्यू जब आप पॉजिटिव लेते हो और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका मतलब आप बात कर रहे हो आर ब्रांच की। क्यों बात कर रहे हो आर ब्रांच की, क्योंकि यहाँ m देखो पी ब्रांच के लिए तो m हमेशा क्या है, नेगेटिव है, तो आर ब्रांच के लिए m की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि जे डबल प्राइम भी पॉजिटिव है और उसमें एक ऐड करोगे तो पॉजिटिव मिलेगी। सो व्हेन यू इंक्रीज m, तो जब आप n की वैल्यू को लेते हो पॉजिटिव वैल्यू तो आपको आर ब्रांच मिलती है, और उसके अंदर हमने प्रूव कर दिया था अभी की स्पेसिंग क्या होती रहती है, घटती रहती है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक चीज़ जो है वो बैंड क्या होती है। सपोज आपको एक स्पेक्ट्रम है, एक लाइन मिली, फिर एक दूसरी लाइन यहाँ पे, तीसरी लाइन यहाँ पे, चौथी लाइन यहाँ पे, पांचवी लाइन यहाँ पे, और आगे आने के बाद वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा पास पास में आ गई। मैं लेंथ सिम कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद सडनली आपको दूसरा स्पेक्ट्रम मिलता है, उसकी लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, फिर जैसे जैसे आए वो पास में आती जा रही है, और यही पैटर्न आपको बार बार में मिलता रहता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है उसे कहते हैं एक बैंड। ये आपको सेकंड बैंड मिला है, ये आपको थर्ड बैंड मिला है। हर बैंड में बहुत सारी लाइनें हैं। ठीक है, हर बैंड में बहुत सारी लाइनें हैं। एक बैंड मान लीजिए यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। ख़त्म वो कहाँ पर होता है, क्योंकि हमें पता है, जाहिर सी बात है कि अगर यही
पैटर्न चलता रहता है तो लाइनों की जो स्पेसिंग है वो घटती ही जानी चाहिए। सडनली अगर यहाँ बढ़ गई इसका मतलब दूसरा बैंड शुरू हो चुका है। तो ये आपका फर्स्ट बैंड है, ये आपका सेकंड नंबर का बैंड है और ये आपका थर्ड नंबर का बैंड है। अब अगर एक ही बैंड को आप ध्यान में देखो तो एक बैंड में जब लाइनें बहुत पास पास में लास्ट में इतनी ज़्यादा शार्प एज हमें मिलता है, शार्प एज का मतलब बिल्कुल ख़त्म होकर सडनली दूसरी लाइन बहुत ज़्यादा दूरी पर आपको उनको मिल गई, तो यहीं पर जो बोलते हैं इसको बोलते हैं बैंड हेड। ठीक है, तो बैंड हेड कौन सा होगा? जहां लाइनों के बीच की स्पेसिंग घटते 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 ऑलमोस्ट जीरो स्पेसिंग हो जाती है, उसे हम कहेंगे बैंड हेड। ठीक है, और पीछे की तरफ जाने से अगर मैं बैंड हेड से लेफ्ट हैंड साइड में जाऊं तो जो लाइनें हैं उनके बीच की दूरी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो जब इधर जाते हैं तो इसको बोलते हैं बैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन, बैंड का डिग्रेड होना। तो पीछे की तरफ बैंड डिग्रेड हो रहा है और आगे की तरफ बैंड का हेड बन रहा है। अभी हमारे वाले डायग्राम में हमें पता है इधर हमें मिली थी आर ब्रांच और इधर मिली थी हमें पी ब्रांच। पी ब्रांच की दूरियां इस तरह से बढ़ती जा रही थी पीछे और आर ब्रांच की स्पेसिंग क्या हो रही थी? घटती जा रही है। तो आप खुद देख लीजिए कि आर ब्रांच में हेड बनेगा या पी में बनेगा। हेड कहाँ बनता है? जहाँ लाइनों की स्पेसिंग क्या होती जाती है? घटती जाती है। और इस डायग्राम में देखिए आर के अंदर स्पेसिंग क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। यानी अगर आगे करते रहोगे तो लाइनें और पास पास मिलेगी। तो बैंड का हेड हमेशा किस ब्रांच बनेगा? आर ब्रांच में। पी ब्रांच में हेड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पास वाली जो सबसे पहली लाइन जो है इससे ज़्यादा इधर तो कोई लाइन मिलेगी नहीं। पहली लाइन से जाके आप जाते रहते हो तो दूरी हमेशा क्या होती जा रही है? इंक्रीज ही होती जा रही है। आर में हम और आगे जाते जाएंगे तो दूरियां कम होते होते हो सकता है लास्ट में लाइनें कंटिन्यूअस हो जाए। कंटिन्यूअस का मतलब डिफरेंस उनका बीच का बहुत ही कम हो जाए। तो बैंड का हेड हमेशा आर ब्रांच मिलेगा, ध्यान रखना, पी में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? This means that the tendency of head formation is always seen in R branch. Important है। Conversely, the degradation of band is observed in P branch. बताया मैंने आपको कि P branch जो है उसमें क्या होगा? बैंड डिग्रेड होगा। डिग्रेड का मतलब उनकी स्पेसिंग क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। Hence rotation vibration bands are always degraded towards the lower wave number side. lower wave number side क्यों? क्योंकि ये हमारा फिक्स वेव नंबर था, इधर आने से वैल्यू वेव नंबर में कम हो रही थी और R ब्रांच में जाने से वेव नंबर में बढ़ रहा था। तो लोअर वेव नंबर की साइड में डिग्रेडेशन होगा टुवर्ड्स द रेड। ये एग्जाम में शायद क्वेश्चन आया हुआ है कि वाइब्रेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रम में डिग्रेडेशन रेड की तरफ होता है, ये आपको प्रूव करना है। तो रेड क्यों बोला है? क्योंकि विजिबल रेंज के अंदर अगर आप देखें तो आप जानते हो रेड जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सबसे कम होती है। रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तो लेफ्ट साइड में अगर ये डिग्रेड हो रहा है यानी ये विजिबल की जो 7 कलर्स होते हैं उसमें आपको पता है विबग्योर वी से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? रेड से। तो रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और क्योंकि जो डिग्रेडेशन है वो कम फ्रीक्वेंसी की साइड में हो रहा है तो जैसे जैसे डिग्रेडेशन होगा उस साइड की फ्रीक्वेंसी घटते घटते आपको कहाँ मिल जाएगी? लास्ट में रेड कलर की फ्रीक्वेंसी पर आपको वो डिग्रेडेशन एंड होता हुआ दिखाई देगा। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स। अब इसका जो स्ट्रक्चर आता है एक मिनट, ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है रोटेशनल वाइब्रेशनल के अंदर। ये आर ब्रांच इस तरह से मिलती है हमें, ये सेंटर वाली लाइन मिसिंग होती है और ये पी ब्रांच, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है जो हमें कुछ इस तरह से देखने मिलता है। लाइनों की जो हाइट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेंसिटी, यानी जिस ट्रांजिशन के ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होंगे उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा मिलती है और जिस ट्रांजिशन के कम होते हैं उसकी इंटेंसिटी नॉर्मली कम मिलती है। तो ये लगभग कुछ ऐसा सा एक्सपेरिमेंटल करवाता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।